तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल सरस्वती केमिस्ट्री क्लासेस में। आज मैं आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास लेके आया हूँ और आज का टॉपिक बहुत ही इंटेंस होने वाला है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही यूनिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डाई, कलर एंड पिगमेंट। डाइज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए टॉपिक बहुत यूनिक है, मैं स्टार्टिंग से कहते आ रहा हूँ और अपने चैनल में हम बहुत ही यूनिक टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइज, कलर एंड पिगमेंट। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। जब भी हम डाइज की बात करते हैं तो देखिए डाइज जनरली टू टाइप्स की होती है। एक नेचुरल डाइज होंगी, एक सिंथेटिक डाइज होंगी। नेचुरल डाइज जो एंशिएंट टाइम पे, जो पुराना समय था, उस समय पर जब लोगों को रंगाई करनी होती, कपड़ों को कलर करना होता था ड्रेसेस में या अदर थिंग्स में, पेंटिंग्स में, तो डाइज का उपयोग करते थे। वो उस टाइम पर रूट्स, सीड्स, लीव्स, वुड्स, लकड़ियों की, उनकी जड़ों की और उनसे बीजों की, इन चीज़ों की डाइज बनाया करते थे और ये लिमिटेड थी। इनके कलर भी लिमिटेड थे और डाइज भी लिमिटेड थी। लेकिन 21 सेंचुरी में जैसे जैसे डेवलप होता रहा, विकास होते रहा, वैसे वैसे डाइज भी डेवलप होती रही, डाइजों का भी विकास होता रहा, डाई का विकास होता रहा। और आज हम देखते हैं मोस्टली जो हम यूज करते हैं डाइज, वो सिंथेटिक डाइज होती हैं, मैन मेड डाइज हैं, कृत्रिम डाइज हैं, सिंथेटिक डाइज हैं, लेबोरेटरी में इनका फॉर्मेशन होता है। तो आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि डाइज का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, इनके पीछे की केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डाइज कैसे, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनकी रिएक्शन कैसे है, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है। और डाइज की क्लास में 2 या 3 क्लासेस में टॉपिक हम कवर अप करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, डाई, कलर एंड पिगमेंट। तो देखिए सबसे पहले डाइज को समझने के लिए हमको सबसे पहले ये बताना चाहिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कलरफुल होने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन सी कंडीशंस उसके लिए होनी बहुत जरूरी है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कलरफुल होने के लिए सबसे पहली कंडीशन तो यह है कि उसमें कंजुगेशन का होना बहुत जरूरी है। कंजुगेशन मीन्स सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट वे में। ऑल्टरनेट वे मीन्स देखिए इस तरीके से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ऑल्टरनेट वे में अगर होंगे कार्बन कार्बन के बीच में, तो वो उसमें कलरफुल होने की कंडीशन की ओर को टेंड कर सकता है। लेकिन उससे भी बेसिक एक हम डाइज वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो थोड़ा सा स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी इसका एक टॉपिक आता है। एक टर्म यहाँ से आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, इससे हम कहते हैं क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम ग्रुप। तो ये भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है कलरफुल होने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं हम कि मैंने 2 टर्म कहे। पहला टर्म मैंने आपसे कहा क्रोमोफोर और सेकंड टर्म मैंने आपसे कहा ऑक्सोक्रोम। तो पहले हम बात करेंगे क्रोमोफोर के बारे में कि क्रोमोफोर क्या है। तो देखो कुछ ऐसे मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप होते हैं या कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कलरफुल होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देयर आर सर्टेन मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरफुल एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड या फॉर कलर ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। दीज ग्रुप्स आर नोन एज क्रोमोफोर ग्रुप। ऐसे ग्रुप क्रोमोफोर ग्रुप कहलाते हैं। अगर ये क्रोमोफोर ग्रुप किसी भी कंजुगेटेड कंपाउंड के साथ या ऐसा कंपाउंड जिनमें कंजुगेशन है उसके साथ अगर वो अटैच जाते हैं तो हमारा कंपाउंड कलरफुल हो जाता है। देखो ऐसे ग्रुप कौन कौन से, मैं कुछ यहाँ पर लिख लेता हूँ। फर्स्ट इसमें नाइट्रो ग्रुप, हम सभी को पता है NO2 ग्रुप नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रोसो ग्रुप NO ग्रुप। इसके अलावा एजो और क्यूनोइड, ये कुछ मैं 2-4 एक लिख देता हूँ यहाँ पर। ये हैं अगर ये ग्रुप किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे, सारे ग्रुप नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोसो ग्रुप, एजो ग्रुप और पैराक्यूनोइड ग्रुप, अगर ये किसी में प्रेजेंट होंगे तो वो कंपाउंड हमारा कलरफुल होगा। इतना क्लियर है ना। देखो एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जांपल आप देख लीजिए इसका, बिल्कुल तो बेसिक सा एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। इसका अगर आप एग्जांपल देखना चाहोगे, अगर मैंने नाइट्रो ग्रुप को, NO2 ग्रुप को अपने एल्किल के साथ जोड़ दिया, CH3 के साथ जोड़ दिया, मेथेन के साथ जोड़ दिया, नाइट्रो एल्केन जो होता है, नाइट्रो एल्केन हम सभी को पता है कलरलेस होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है। लेकिन जब मैं इसी नाइट्रो ग्रुप को अपने बेंजीन के साथ जोड़ूंगा, अगर इसी नाइट्रो ग्रुप को अगर मैं हमारी बेंजीन में जोड़ दूंगा, अटैच कर दूंगा बेंजीन के साथ, तो ये नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। क्लियर है, ये नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। और नाइट्रोबेंजीन का कलर हम सभी लोगों को पता है, ये पेल येलो कलर का होता है, हल्का येलो कलर होता है, इसका डार्क येलो नहीं, पेल कलर का होता है। तो देखो ये नाइट्रो ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच हो रखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया नाइट्रो ग्रुप एक क्रोमोफोर ग्रुप है
और इसमें कंजुगेशन है। कंजुगेशन क्या है, देखो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इसमें कंजुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऑल्टरनेट वे में जुड़े हैं तो ये कंपाउंड कलरफुल होगा। इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आई होप। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ ऑक्सोक्रोम ग्रुप क्या है, और इसको मैं रेस कर लेता हूँ, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। बहुत ही बेसिक टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इस टॉपिक्स को जनरली काफ़ी मज़ा आता है इसको पढ़ने में, और इसको रटना नहीं है, बस समझ के पढ़ना है। तो देखो नेक्स्ट इसमें आ रहा है ऑक्सोक्रोम ग्रुप। तो ऑक्सोक्रोम ग्रुप क्या है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक है। ऑक्सोक्रोम ग्रुप देखो कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं, या कुछ ऐसे जनरली हम कह सकते हैं कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो खुद तो कलरफुल नेचर के नहीं दिखाते हैं, अगर किसी कंपाउंड के साथ उनको अटैच करेंगे तो कलरफुल नेचर उनका नहीं होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगर वो क्रोमोफोर ग्रुप से लगे हुए कंपाउंड के साथ अटैच हो जाए। मैंने क्या कहा, एक कंपाउंड है जिसमें क्रोमोफोर ग्रुप प्रेजेंट है, एजो ग्रुप जिसमें प्रेजेंट है, क्रोमोफोर ग्रुप वाला कंपाउंड है वो कलरफुल नेचर का होगा। अगर उसके साथ अगर एक ऐसा ग्रुप मैं जोड़ दूँ, जैसे OH ग्रुप जोड़ दूँ, तो उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करता है। तो ऑक्सोक्रोम ग्रुप में आप एक टर्म बस याद रखना, ऑक्सोक्रोम ग्रुप रटना नहीं, इसको बस समझो। ऑक्सोक्रोम ग्रुप का काम सिर्फ क्या है, इसका काम है कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा देना, कलर की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देना। यहां पर मेरे पास एजो कंपाउंड है इस तरीके से, ठीक है, ये एजो कंपाउंड है, आपको पता है ये रेड कलर का होता है, ये एजो कंपाउंड रेड कलर का होगा। अगर इसी एजो कंपाउंड में मैं OH ग्रुप जोड़ दूं, मैं इसी एजो कंपाउंड में, अब देखिए मैं इसमें एक ग्रुप अटैच कर रहा हूँ, एक OH ग्रुप एक्स्ट्रा अटैच कर रहा हूँ। अगर इसमें OH ग्रुप अटैच कर दूं तो इसका कलर थोड़ा सा रेड तो रहेगा, लेकिन ये हो जाता है ब्राइट रेड। ओके, इसका कलर हो जाता है ब्राइट रेड, तीव्र लाल हो जाता है, मतलब थोड़ा डार्क कलर हो जाता है इसका। तो ऑक्सोक्रोम ग्रुप सिर्फ इतना काम करते हैं, कलर की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। अब इनको फिर दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं। एसिडिक में OH को ले सकते हैं, SO3H को ले सकते हैं। बेसिक में आप NH2, NH और टर्सरी एमीन को ले सकते हो। इतना आपको पहले डाइज पढ़ने से पहले इतना पता होना जरूरी है। अब हम डिस्कस करेंगे कि डाइज का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, जनरली सिंथेटिक डाइज। नेचुरल डाइज का मैं फिलहाल बात नहीं कर रहा हूँ, बस सिंथेटिक डाइज की बात कर रहा हूँ। सिंथेटिक डाइज का आप क्लासिफिकेशन किस तरीके से करेंगे, या आप डाइज का क्लासिफिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो जब भी हम डाइज का क्लासिफिकेशन करते हैं, इसको दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला आता है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और कंपोजिशन, कि ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है इसका क्लासिफिकेशन का पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पे, और दूसरा आता है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन के बेसिस पे आप इसको कैसे क्लासिफाई करोगे। तो अगर आप स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखोगे तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे आती है हमारी एजो डाई, फ्लोरेसेंस जेंथेन डाई में आता है वो, और इसके अलावा फिनोप्थिलीन या ये सब आते हैं इसके अंदर, ट्राई एरिल मीथेन डाई, वाले पार्ट आएंगे। और जबकि जब आप एप्लीकेशन की बात करोगे तो वेट डाई के अंदर आ जाएगा हमारा इंडिगो, मॉडरेन डाई, एलिजरीन और डिस्पर्स डाई, तीन इसके अंदर आते हैं, और बाकी रिमेनिंग जो है वो बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर आएंगे। तो आज मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ सिर्फ ये वाला पार्ट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में भी फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एजो डाई के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में भी एक इसका क्लासिफिकेशन है एजो डाई। एजो डाई की अगर हम क्लास देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये एजो डाई। एजो डाई की जब आप क्लास देखोगे तो इसमें हमारे फॉलोइंग डाइज आएंगी। पहले आएगी मिथाइल ऑरेंज, नेक्स्ट आ जाता है इसमें बिस्मार्क ब्राउन, ओके, मिथाइल ऑरेंज, बिस्मार्क ब्राउन, कॉन्गो रेड,
ये सारी डाइज हम इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज, बिस्मार्क बॉन्ड, कॉन्गो रेड, ये सारे हम एज डाई के अंदर डिस्कस करते हैं। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, पहली डाई से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट डाई हमारे आज है मिथाइल ऑरेंज। तो पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मिथाइल ऑरेंज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट डाई है, इसका यूज होता है हमारा, ये जनरली एसिड बेस इंडिकेटर के तौर पे भी इसका यूज हम लैब में कर लेते हैं। तो पहले इसका फॉर्मेशन देखो, किस किस से फॉर्मेशन होता है, आपको दो चीज़ के लिए पता होनी चाहिए। पहली चीज N, डाई मिथाइल एनिलीन, इससे बनेगी। दो मॉलिक्यूल हम लेते हैं N, डाई मिथाइल एनिलीन के, और इसके अलावा एक मॉलिक्यूल हम लेते हैं सल्फानिलिक एसिड का, ठीक है। तो N, डाई मिथाइल एनिलीन और सल्फानिलिक एसिड को पहले हम डाई एजोटाइज्ड सल्फानिलिक एसिड बनाते हैं NaNO2 की प्रेजेंस में, और उसकी रिएक्शन कराई जाती है फिर N, डाई मिथाइल एनिलीन। तो दो चीज़ आपको याद रखनी है कि कौन कौन से इसके रिएक्टेंट है, किस किस के हेल्प से बनती है। फर्स्ट है सल्फानिलिक एसिड एंड नेक्स्ट वन इज N, डाई मिथाइल एनिलीन। तो रिएक्शन मैं आपको इसकी दिखा देता हूँ करके। बहुत ईजी रिएक्शन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डाई है। तो सल्फानिलिक एसिड की जब हम बात करते हैं, देखो ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया। इसमें अगर NH2 ग्रुप जुड़ा होगा तो ये सल्फानिलिक एसिड बन जाएगा। इसे 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे NaNO2 की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराई जाती है, और कंसंट्रेट HCl, तो ये बनाता है डाई एजोटाइज्ड सल्फानिलिक एसिड। डाई एजोटाइज्ड देखो नाम में छुपा है, डाई एजोटाइज्ड मतलब अब इसमें एजो ग्रुप कहीं ना कहीं पर हमारा आ गया है, ये है डाई एजोटाइज्ड सल्फानिलिक एसिड मतलब SO3H। डाई एजोटाइज्ड सल्फानिलिक एसिड हमारा फॉर्मेशन हो गया है। अब यही डाई एजोटाइज्ड सल्फानिलिक एसिड हमारे मिथाइल ऑरेंज को फॉर्मेशन करेगा। देखो कैसे फॉर्मेशन करता है, बहुत ही ईजी रिएक्शन है, तब बिल्कुल नहीं है। ये डाई एजोटाइज्ड सल्फानिलिक एसिड है, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ, ये रिएक्शन नोट कर लीजिएगा आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डाई एजोटाइज्ड सल्फानिलिक एसिड क्या था, इस तरीके से बनाया था मैंने। सल्फानिलिक मतलब SO3H, ओके। इसकी रिएक्शन मैंने आपसे कहा N, डाई एल्किल एनिलीन के साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे, एल्किल है तो CH3, और एनिलीन है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपको पता है पैरा में एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा HCl। बहुत इजी रिएक्शन है, टफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट आई है बहुत ज़्यादा। तो इसमें हमारा फॉर्मेशन देखो किस तरीके से हो जाएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा आप उसे लिख लीजिएगा। ये बन गया है हमारा मिथाइल ऑरेंज, बहुत ही इंपॉर्टेंट आई है। कलर आप सभी को पता है, ऑरेंज कलर होगा इसका, मिथाइल ऑरेंज है तो। और इसका यूज लैब में होता है एज ए एसिड वेट, एसिड और बेस इंडिकेटर के तौर पर इसका यूज होता है। ये मिथाइल ऑरेंज है। नेक्स्ट टाइम आपके इसको नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं कॉन्गो रेड के बारे में। कॉन्गो रेड के बारे में हमको एक चीज़ पहले ही पता होनी चाहिए, कॉटन को अगर हमको डाई करना है, हमारे कॉटन के अगर कोई कपड़े हैं उसको डाई करना है, तो जनरली कॉन्गो रेड का हम यूज करते हैं कॉटन को डाई करने के लिए, कॉन्गो रेड। और इसमें ये इसकी खास बात ये है कि लाइट को भी रेजिस्ट कर सकती है, ठीक है। इसकी खास बात ये है कि लाइट को भी रेजिस्ट कर, इट कैन रेजिस्ट लाइट एंड इट ऑल्सो यूज फॉर डाई आवर कॉटन क्लॉथ से अदर थिंग्स, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। कॉन्गो रेड को जब हम बनाते हैं, देखो
कॉन्गोरेट के फॉर्मेशन में हमको इसके रिएक्टेंट पता होना चाहिए कि किस किसकी रिएक्शन कराई जाती है कॉन्गोरेट के फॉर्मेशन में। तो मैं उनको लिख लेता हूँ यहाँ पर। इसके फॉर्मेशन में नेफ्थिनोइक एसिड का यूज करा जाता है कॉन्गोरेट के फॉर्मेशन करने में। देखो नेफ्थिनोइक एसिड का अगर मैं सीधा सा इसके आपको रिएक्शन दिखाऊं कॉन्गोरेट के करके, तो एट फर्स्ट जीरो से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसकी रिएक्शन जब कराई जाती है Na NO2 के प्रेजेंस में और कंसनट्रेटेड HCl, तो आप सभी को पता है ये डाइएजुटाइजेशन रिएक्शन है, बेसिक रिएक्शन है, तौलते की रिएक्शन है, डाइएजुटाइजेशन रिएक्शन, डाइएजुटीकरण रिएक्शन। NH2 ग्रुप की जगह पर एजो ग्रुप आ जाएगा, तो बिल्कुल बेसिक सी रिएक्शन है। इस तरीके से कुछ हमारा कंपाउंड यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेशन हो गया है। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम नेफ्थेथोइक एसिड के साथ। तो यहाँ पर नोट कर लेता हूँ मैं इस थोड़ा सा स्पेस, बड़ी रिएक्शन है थोड़ा सा। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, HCl यहाँ से बाहर हो जाएगा। ऐसी एक रिएक्शन यहाँ से भी करेंगे, इस एंड से भी इसके। HCl यहाँ से भी बाहर हो जाएगा। जो रिमेनिंग प्रोडक्ट होगा वही हमारा कहलाता है कॉन्गोरेट। तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ यहाँ पर। इम्पोर्टेंट है बहुत एग्जाम के लिए भी। ठीक है, ये हमारा कॉन्गोरेट कहलाएगा जो कंपाउंड बना है। इसका यूज मैंने आपको बता दिया है, कॉटन्स को डाई करने में इसका यूज़ करता है, कॉटन के क्लॉथ्स में। इसके अलावा लाइट का रेजिस्टेंस करता है। नेक्स्ट इसमें हमारी लास्ट डाई आती है, जो एजो डाई है, वो है बिस्मार्क ब्राउन। देखो बिस्मार्क ब्राउन एक ऐसी डाई है, इसका यूज हम जो वुलन क्लॉथ्स हैं हमारे, ऊनी कपड़े हैं, इसके अलावा कॉटन में डाई करने में यूज कराया जाता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप कॉन्गोरेट का। तो लास्ट टाइप की एजो डाई है, लास्ट टाइप है एजो डाई का जो है बिस्मार्क ब्राउन। डायमीन से हमारा क्या ऑब्टेन होता है, बिस्मार्क ब्राउन हमारा ऑब्टेन हो जाता है। तो एट फर्स्ट हम मेटाफिनाइलिन डायमीन को डायजोटाइज कराएंगे। डायजोटाइज देखो बहुत इजी रिएक्शन है, ये हमारा मेटाफिनाइलिन डायमीन है। इसको जब कभी आप डायजोटाइज कराओगे, रिएक्शन मैंने बताई है, NaNO2 और कंसनट्रेट HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसकी जब कभी रिएक्शन होगी, ये डायजोटाइज्ड हो जाएगा। डायजोटाइज हो जाएगा मतलब कुछ इस तरीके से। और इसके बाद हम मेटाफिनाइलिन डायमीन के 2 मॉलिक्यूल लेंगे। एक मॉलिक्यूल इस तरफ से और दूसरा मॉलिक्यूल इस तरफ से। NH2 मेटा है तो मेटा पर होगा NH2, यहाँ से भी, और ये हाइड्रोजन और HCl, ऐसे यहाँ से हाइड्रोजन और Cl। और फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा आप उसको ऐड करके लिख सकते हैं।
यही हमारा जो प्रोडक्ट बना है ये कहलाता है बिस्मार्क ब्राउन। इसका यूज़ वुलन और कॉटन को डाई करने में होता है। तो इतना हमने आज की क्लास में देखा है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जेंथेन डाई के बारे में, फ्लोरेसेंट डाई के बारे में। उसके अंदर हम मालाचीरी ग्रीन को देख लेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, जिसमें वेट डाई आएगा। वेट डाई में हम एज ए एग्जांपल इंडिगो लेंगे, नील को लेंगे। नेक्स्ट टाइम देखेंगे उसमें मॉडर्न डाई में हम लेंगे एलिजरीन को, और लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे डिस्पर्स डाई के बारे में। तो इतना आप देखिएगा। अगर क्लास में कुछ यूनिक लगा होगा तो इसे शेयर कीजिएगा सेशन को अपने फ्रेंड लोगों के साथ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।